नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे समाचार की सुर्खियों के साथ। लगातार तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला मन की बात कार्यक्रम 111वीं कड़ी के माध्यम से देशवासियों से किया संवाद। संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अटूट विश्वास दोहराने के लिए जनता का जताया आभार। एक पेड़ मां के नाम अभियान में भारी जन सहभागिता पर जताई खुशी। प्रधानमंत्री ने मन की बात में वीर सिद्धों कान्हू के अदम्य साहस से जुड़े हूल दिवस का किया जिक्र। विदेशी शासकों के अत्याचार के पुरजोर विरोध को किया याद। केरल की आदिवासी महिलाओं के कारथुम्बी छातों और आंध्र प्रदेश के आदिवासी समाज की अराकू कॉफी को की सराहा। प्रधानमंत्री मोदी ने हैशटैग चीयर फॉर भारत के जरिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का किया आह्वान। कहा, भारत का मैजिक दुनिया को दिखाने में मददगार होगी मुहिम। हमारे खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में भी करेंगे बेहतरीन प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का किया विमोचन। देश के लिए नायडू के योगदान को सराहा। हैदराबाद में आयोजित समारोह में वर्चुअल माध्यम से जुड़े प्रधानमंत्री। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का कतर दौरा। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से करेंगे मुलाकात। भारतीय टीम 17 साल बाद फिर बनी T20 चैंपियन। दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर खिताब पर किया कब्जा। मैन ऑफ द मैच विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। भारतीय टीम की शानदार जीत पर जश्न में डूबा देश। जमकर हुई आतिशबाजी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों ने दी बधाई। प्रधानमंत्री ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों से की बात और जीत की दी बधाई। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 111वीं कड़ी में देशवासियों से संवाद किया। लगातार तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से फिर जुड़ने पर खुशी जताई। फरवरी से लेकर अब तक जब भी महीने का आखिरी रविवार आने को होता था, तब मुझे आपसे इस संवाद की बहुत कमी महसूस होती थी। लेकिन मुझे ये देखकर बहुत अच्छा भी लगा कि इन महीनों में आप लोगों ने मुझे लाखों संदेश भेजे। मन की बात रेडियो प्रोग्राम भले ही कुछ महीने बंद रहा हो, लेकिन मन की बात का जो स्पिरिट है, देश में, समाज में हर दिन अच्छे काम, निस्वार्थ भावना से किए गए काम, समाज पर पॉजिटिव असर डालने वाले काम निरंतर चलते रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने हैशटैग चीयर फॉर भारत कैंपेन की शुरुआत करते हुए देशवासियों से भारतीय दल का उत्साह बढ़ाने की अपील भी की। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय एथलीटों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के यादगार पल को याद करते हुए कहा कि टोक्यो में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने हर भारतीय का दिल जीत लिया था। पेरिस ओलंपिक का आयोजन 26 जुलाई से फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने जा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले महीने इस समय तक पेरिस ओलंपिक शुरू हो चुके होंगे। मुझे विश्वास है कि आप सब भी ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का
इंतजार कर रहे होंगे। मैं भारतीय दल को ओलंपिक खेलों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सबके मन में टोक्यो ओलंपिक की यादें अब भी ताजा हैं। टोक्यो में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने हर भारतीय का दिल जीत लिया था। टोक्यो ओलंपिक के बाद से ही हमारे एथलीट्स पेरिस ओलंपिक की तैयारियों में जी जान से जुटे हुए थे। सभी खिलाड़ियों को मिला दे तो इन सब ने करीब 900 इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लिया है। ये काफी बड़ी संख्या है। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि इस बार ओलंपिक में भारतीय दल बेहतरीन प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार ओलंपिक में कई चीजें पहली बार देखने को मिलेंगी और खेलों में अलग लेवल का रोमांच नजर आएगा। शूटिंग में हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा निखर कर सामने आ रही है। टेबल टेनिस में मैन और विमेन दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। भारतीय शॉटगन टीम में हमारी शूटर बेटियां भी शामिल है। इस बार कुश्ती और घुड़सवारी में हमारे दल के खिलाड़ी उन कैटेगरीज में भी कम्पीट करेंगे जिनमें पहले वे कभी शामिल नहीं रहे। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार हमें खेलों में अलग लेवल का रोमांच नजर आएगा। आपको ध्यान होगा कुछ महीने पहले वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। वहीं चेस और बैडमिंटन में भी हमारे खिलाड़ियों ने परचम लहराया है। पीएम ने देशवासियों से भारतीय टीम का उत्साहवर्धन करने की अपील की। इस मौके पर #Cheer4Bharat कैंपेन की शुरुआत भी की। अब पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स में भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। इन खेलों में मेडल्स भी जीतेंगे और देशवासियों का दिल भी जीतेंगे। आने वाले दिनों में मुझे भारतीय दल से मुलाकात का अवसर भी मिलने वाला है। मैं आपकी तरफ से उनका उत्साहवर्धन करूंगा। और हाँ, इस बार हमारा #Cheer4Bharat है। इस हैशटैग के जरिए हमें अपने खिलाड़ियों को चीयर करना है, उनका उत्साह बढ़ाते रहना है। तो मोमेंटम को बनाए रखिए। आपका ये मोमेंटम भारत का मैजिक दुनिया को दिखाने में मदद करेगा। 26 जुलाई से शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक का समापन 11 अगस्त को होगा। पिछली बार भारत ने ओलंपिक में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीतने में सफलता पाई थी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार भारतीय दल अपने प्रदर्शन में सुधार करने में सफल रहेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव के साथ साथ ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 111वें संस्करण को सुना। इस दौरान अन्य लोग भी कार्यक्रम को सुनने के लिए मौजूद रहे। और वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में मन की बात कार्यक्रम को सुना। प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम पर दिल्ली में क्या है लोगों की प्रतिक्रिया, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना। राजधानी दिल्ली में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को बहुत उत्साह के साथ सुना गया। बख्तावर पुल में भी आप देख सकते हैं कितना उत्साह का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। सुबह से यहाँ ग्रामीण पहुंचे प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। पीएम के मन की बात में आज ये दिल्ली देहात के गांव के अंदर सबसे छूने वाला जो उन्होंने कहा, माँ का ऋण हम उतार नहीं सकते। माँ का ऋण जब माँ बच्चे को पैदा करती है और माँ ही पहले गुरु। पर्यावरण दिवस के
मौके पर हम एक पेड़ माँ के नाम पर लगाएं। अगर हम प्रत्येक व्यक्ति माँ के नाम पर एक पेड़ लगता है तो भारत पूर्ण रूप से हरियाली के रूप में हो जाएगा। हमें बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता रहती है कि कब ये महीने का लास्ट संडे आए और हम 11 बजे का इंतज़ार सुबह से ही करते रहते हैं। जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटाते हैं और मोदी जी हमारे लिए ये देश में जागरूकता का काम, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम जनता से सीधा संवाद करने का प्रोग्राम रहता है। हम सभी को एक प्रेरणा मिलती है। पर्यावरण के लिए, माता के लिए पेड़ लगाना और योगा करना, ये जो है ना इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। पेड़ लगाना है और माता की सेवा करनी है। माँ के सम्मान के बारे में मोदी जी ने बहुत अच्छा बोला और एक पेड़ लगाना चाहिए, ये सभी हमने अनुकरण करना चाहिए। खेलों पर भी प्रधानमंत्री जी ने काफी जोर दिया है। पिछले 10 साल से हम मन की बात को सुन रहे हैं और एक जो वोकल फॉर लोकल का नारा मोदी जी ने दिया है, हर बार जो 1 या 2 प्रोजेक्ट जो देश के ग्रामीण इलाकों से, गरीब इलाकों से जो उनको वो उन्नत करते हैं, वो लोगों के पास पहुंचाते हैं, ये हमें सबसे अच्छा लगा। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री हमेशा प्रेरणादायक बातें करते हैं और प्रेरणादायक कहानियों को लेकर दिल्ली वासी भी काफ़ी उत्साहित नजर आए। कैमरामैन ललित कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 75वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके जीवन और उनकी जीवन यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने ये कार्यक्रम हैदराबाद के गाचीबोवली स्थित अन्वया कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। जिन 3 पुस्तकों का विमोचन किया गया उसमें वेंकैया नायडू सेवा में जीवन, भारत का जश्न, भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में श्री एम वेंकैया नायडू का मिशन और संदेश, और तेलुगु भाषा में लिखित सचित्र जीवनी जिसका शीर्षक है महानेता श्री एम वेंकैया नायडू का जीवन और उनकी जीवन यात्रा शामिल है। प्रधानमंत्री ने नायडू के बतौर राज्यसभा सभापति कार्यकाल को भी याद किया। उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने के समय उनकी भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वेंकैया जी उन साथियों में रहे हैं जिन्होंने आपातकाल के खिलाफ जी जान से लड़ाई लड़ी थी। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने संविधान की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाकर के जो इमरजेंसी लगाई थी उसको 50 वर्ष हुए हैं। वेंकैया जी हमारे उन साथियों में थे जो इमरजेंसी के खिलाफ जी जान से लड़े, और उस समय वेंकैया जी करीब करीब 17 महीने जेल में रहे थे। इसलिए मैं उन्हें इमरजेंसी की आग में तपा हुआ अपना एक पक्का साथी मानता। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया है।
उन्होंने कहा कि हाल ही में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ आए, लेकिन माननीय स्पीकर महोदय न 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा स्वीकार उन्होंने नहीं किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हाल ही में हुए उपचुनाव में भाजपा के 2 विधायक बढ़े ही हैं और होने जा रहे उपचुनाव में भाजपा के तीनों प्रत्याशी जीतेंगे। कांग्रेस को जो 18 महीनों में कोई काम नहीं किया उसका डर सता रहा था, जो वायदे किए वो पूरे नहीं किए उसका डर सता रहा था, और ये लगता था कि जनता हर बार सवाल खड़ा करेगी और जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन एक बार फिर आज आप देखिए जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। तीनों निर्दलीय विधायक जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए वो एक बड़ी जीत दर्ज करने की ओर बढ़ रहे हैं और कांग्रेस तीनों की सीटों पर हार रही है। नीट यूजी परीक्षा मामले पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना में कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने इस मामले में कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि वो केवल बातें करते हैं और हम काम करते हैं। लोग कार्रवाई कर रहे हैं ना, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं ना, रोज हो रहे हैं ना, देश भर से हो रहे हैं ना, सारे षड्यंत्रकर्ता का अंदर का ताना बाना खुल रहा है ना, और खुलेगा। जब राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में पहली बार कहा किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, तो सरकार की मंशा वही होती है ना। कांग्रेस में क्या होता है, सिर्फ बोला जाता है, मोदी जी की सरकार में किया जाता है। मुंबई में न्याय प्रणाली से जुड़े एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि अंग्रेजों को दंड देना था, इसलिए वो भारतीय दंड संहिता लेकर आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्याय देना था, इसलिए वो भारतीय न्याय संहिता लेकर आए। उन्होंने कहा कि इन कानूनों को लाने से पहले सभी हितधारकों से सलाह ली गई और कई समितियां बनाई गई और उन सभी समितियों ने सिफारिशें दी थी। में जाते जाते कई बार 1 दिन लग जाता है, कई 2 दिन लग जाता है। अब जब साहब आप बैठे बैठे वो ई प्लेटफॉर्म पे डाल देंगे, ई कोर्ट प्लेटफॉर्म पे, तो वो ई प्रिजन प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएगा। तो जैसे ही ऑर्डर पास होगा छूट जाएगा। ये ठीक है या नहीं, बताओ मेरे को भाई, यही विषय है आप, लेकिन फिर भी आलोचना। ई फॉरेंसिक प्लेटफॉर्म, ई प्रोसिक्यूशन प्लेटफॉर्म, ई कोर्ट, और ये सारे सिस्टम को हम कह रहे हैं क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, सूचनाओं का आदान प्रदान, इनको आपस में जोड़ने का, इंटर ऑपरेबल बनाने का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने संसद में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जय फिलिस्तीन के नारे लगाने को लेकर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ओवैसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली स्थित पृथ्वी भवन में ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड के लिए भुवन पंचायत संस्करण 4.0 पोर्टल और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस NDEM संस्करण 5.0 नामक 2 जियो पोर्टल लॉन्च किए। ये नवीनतम भूस्थानिक उपकरण पूरे देश में विभिन्न स्थानों के लिए उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह चित्र उपलब्ध कराने के लिए हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इन पोर्टल्स का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले 1 दशक में शुरू किए गए सुधारों का परिणाम है। लोकतांत्रिक कड़ी का सबसे निचली पैदान है पंचायत। तो पंचायत के स्तर पर ये भुवन पंचायत पोर्टल ग्रामीण लैंड मैपिंग में भाग लेगा, उसमें सहयोग करेगा, और साथ ही साथ जैसे प्रधानमंत्री सदा इस बात पर बल देते हैं कि साइलोस से निकल करके इंटेग्रेटेड तरीके से ये सरकार काम करे, होल ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट भी आपको आज यहाँ देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष S सोमनाथ ने कहा कि इस भुवन पंचायत पोर्टल का उद्देश्य विकेंद्रीकृत योजना के लिए स्थान आधारित सूचना समर्थन प्रदान करना और पंचायतों में जमीनी स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाना है। This database, the Bhuvan Panchayat, contains information
up to the panchayat level. So basically we use the basic cadastral data at high resolution, and also it is having additional data at even at 2.5 meter resolution, and various layers of information which includes the road networks, the rivers, the land, the agricultural land, water bodies, desertification, forest. So it's classified into various large number of classes of data, and and survey records, etc. are infused into it. And when a panchayat looks at it for that area, you can use various tools for doing planning. केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रस्तावित युगे युगीन भारत संग्रहालय बैठक में भाग लिया। इस संग्रहालय का निर्माण रायसीना हिल परिसर के नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में किया जाएगा। यह संग्रहालय भारत की समृद्ध विरासत और विकास को प्रदर्शित करेगा। इस अवसर पर डीडी न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के महानिदेशक एडी चौधरी ने कहा कि संस्कृति मंत्रालय के अन्य संबद्ध विभागों और विशेषज्ञों के साथ भारत मंडपम में गहन विचार मंथन सत्र और कार्यशाला में प्रस्तावित संग्रहालय के मुख्य परिचालन तत्वों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इन सूत्रों में संग्रह प्रबंधन, संरक्षकीय कार्यों, प्रशासनिक कार्यों और प्रौद्योगिकी के रणनीतिक एकीकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा की गई। जो युगे युगीन जो संग्रहालय आ रहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री का एक सपना है कि ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा म्यूज़ियम बनेगा। यहाँ पे ये हमारी जो प्राचीन परंपरा है उसके बारे में भी है, हमारा जो अभी प्रेजेंट है वो भी है, और हमारा जो आने वाला फ्यूचर है वो भी इस म्यूज़ियम की एक हमारे लिए दिखाएगा। यहाँ पे जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इसके बारे में बताएगा। जहाँ पे तक बात है कि बात हो रही है कि जो मंत्री जी ने कहा कि ये विकास के साथ साथ विरासत भी दिखाएगा हमें। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के उप महानिदेशक समरेंद्र कुमार ने कहा कि युगे युगीन भारत संग्रहालय पारंपरिक संग्रहालय के अनुभव से आगे बढ़कर समावेशिता की भावना को मूर्त रूप देगा। ये लोगों का संग्रहालय होगा और ये लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की विरासत को संजोने का भी काम करेगा। युगे युगीन जो संग्रहालय आ रहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री का एक सपना है कि ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा म्यूज़ियम बनेगा। यहाँ पे ये हमारी जो प्राचीन परंपरा है उसके बारे में भी है, हमारा जो अभी प्रेजेंट है वो भी है, और हमारा जो आने वाला फ्यूचर है वो भी इस म्यूज़ियम की एक हमारे लिए दिखाएगा। यहाँ पे जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इसके बारे में बताएगा। जहाँ पे तक बात है कि बात हो रही है कि जो मंत्री जी ने कहा कि ये विकास के साथ साथ विरासत भी दिखाएगा हमें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा राज्य में अधिक उप मुख्यमंत्रियों की मांग का समर्थन करने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की शक्तियों को कम करने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ये सुनियोजित योजना बनाई है। ये दोनों के बीच की अंदरूनी लड़ाई है, इसी वजह से प्रशासन ध्वस्त हो गया है। I am not telling he himself is behind that. He is the person who is getting done through his followers all these things. It is not allegation. It is a fact. It is a matter of fact. DCM DK Shivakumar, it has been well planned by Mr. Siddaramaiah. It is a internal fight between both of them, and by that total administration has been collapsed, and law and order situation, corruption, everything is happening in a big way. भारतीय सेना को नया प्रमुख मिल चुका है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज भारतीय सेना की कमान संभाल ली। इससे पहले वो 24 फरवरी से उप सेना प्रमुख थे। उन्होंने जनरल मनोज पांडे के 26 महीने के कार्यकाल को खत्म होने पर उनकी जगह ली है। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी 30वें सेनाध्यक्ष हैं। वो ऐसे वक्त में ये पदभार संभाल रहे हैं जब भारतीय सेना संरचनात्मक सुधारों के साथ साथ स्वदेशीकरण के जरिए बड़े आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही है। एक नजर डालते हैं उनसे जुड़े तथ्यों पर। 1 जुलाई 1964 को जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जन्म हुआ। सैनिक स्कूल, रीवा नेशनल डिफेंस कॉलेज और यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने डीएसएससी वेलिंगटन और आर्मी वॉर कॉलेज महू में भी अध्ययन किया है।
उनको 15 दिसंबर 1984 को भारतीय सेना की जम्मू और कश्मीर राइफल्स में कमीशन मिला था। उन्होंने अपनी लगभग 40 साल की लंबी और प्रतिष्ठित सेवा के दौरान कई कमांड स्टाफ, इंस्ट्रक्शनल और विदेशी नियुक्तियों में काम किया। उनकी कमांडर के तौर पर नियुक्तियों में 18 जम्मू और कश्मीर राइफल्स बटालियन, 26 सेक्टर असम राइफल्स ब्रिगेड, असम राइफल्स पूर्व के महानिरीक्षक और 9 कोर शामिल हैं। उन्होंने 2022 से 2024 तक महानिदेशक इन्फेंट्री और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, मुख्यालय, उत्तरी कमान सहित महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। इसके अलावा उन्हें USAID-WC कार्लिंसले USA में प्रतिष्ठित NDC समकक्ष पाठ्यक्रम में विशिष्ट फेलो से सम्मानित किया गया। उनके पास रक्षा और प्रबंधन में MPhil और सामरिक अध्ययन और सैन्य विज्ञान में 2 मास्टर डिग्री है। जनरल द्विवेदी परम विशिष्ट सेवा पदक, PVSM और अति विशिष्ट सेवा पदक और 3 GOC इन C प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित हो चुके हैं। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज, क्योंकि ये भरोसा है सच का। नमस्कार।